हे गाइस, आपका स्वागत है भारत का भूगोल यानी ज्योग्राफी ऑफ इंडिया की इस क्लास में। मैं हर्षद अली और आज हमारा जो टॉपिक है वो है भारत का अपवाह तंत्र या इसको हम बोलते हैं ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया। अगर इसको और सिंप्लीफाई शब्दों में हम कहना चाहें, जो आम भाषा में इसको बोलेंगे, कौन सा टॉपिक हुआ हमारा? ये भारत में नदी तंत्र या भारत में नदियों की व्यवस्था, यानी हमारे देश में नदियों का किस प्रकार से अरेंजमेंट है। ये प्राकृतिक है, सभी देशों में प्राकृतिक होता है नदियों का। तो आपने दो शब्द जरूर सुने होंगे। एक शब्द आपने सुना होगा नदी, दूसरा नहर। क्या इन दोनों शब्दों में आप फर्क जानते हैं या बता सकते हैं आप? तो याद रखिए, जो बहता हुआ पानी होता है, जो पानी की या जल की बहती हुई जो धारा होती है, पानी की जल की जो बहती हुई प्राकृतिक धारा है, वही क्या कहलाती है? नदी। ठीक। अब आप कहेंगे नहर में भी तो है, नहर में भी तो पानी कॉन्टिन्यूसली फ्लो होता रहता है, कॉन्टिन्यूसली चलता रहता है। बिल्कुल चलता रहता है, ठीक। लेकिन वो जो नहर है वो प्राकृतिक धारा नहीं होती। नहरों को इंसानों के द्वारा निर्मित किया जाता है, इंसानों के द्वारा बनाया जाता है। हमारे देश में बहुत सारे इलाके, बहुत सारे क्षेत्र ऐसे होते हैं जहाँ पर सूखे की स्थिति होती है, जहाँ पर कोई नदियाँ ही नहीं हैं। इसलिए वहाँ पर सिंचाई के लिए या पीने योग्य जल भेजने के लिए हम जो मुख्य नदियां होती हैं हमारी, उन नदियों से हम क्या करते हैं? नदियों का पानी काट करके नहरों के माध्यम से उन गांवों, उन शहरों, उन राज्यों तक पहुंचाते हैं। समझ में आ गया? तो नदी क्या है? एक प्राकृतिक जलधारा है, पानी की, बहते हुए पानी की, ठीक। और नहर क्या है? बहते हुए पानी की कृत्रिम जलधारा। ये तो एक बेसिक डिफरेंस था, ठीक है। तो नदी व्यवस्था को ही समझेंगे हम, यहाँ नहर व्यवस्था को भी समझेंगे साथ ही। अब एक चीज़ और ध्यान रखिए, जो नदियाँ होती हैं, जो नदी होती हैं, जो रिवर होती है, ठीक। नदी की बात कर रहे हैं हम, ठीक है, नदी या रिवर, ठीक। ये आपने देखा होगा, नदी फ्लो होती है, नदी में पानी बहता रहता है। नदी में जो पानी है या जल है उसका, वो बहता रहता है। ऐसा क्यों होता है? पानी बहता रहता है। आपने देखा है कि नदी का जल कभी रुकता है? पानी बहता रहता है, कॉन्टिन्यूसली फ्लो होता रहता है, ठीक है। यहाँ से बहुत बेसिक से मैंने शुरू किया है, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। बेसिक फंडामेंटल्स के साथ मैंने जैसे आपसे वादा किया था वैसे ही चलेंगे। तो नदियों में जो पानी है, रिवर्स का जो पानी है, वो बहता रहता है। वो क्यों बहता है? इसके बहने का कारण क्या है? ये मान लीजिए एक समतल है, ठीक। ये प्लेन एरिया है, समतल है, ठीक है, समतल। तो यहाँ पर अगर आप एक गिलास में पानी लीजिए, एक गिलास में पानी लीजिए और यहाँ पानी डाल दीजिए, तो पानी जो है इसकी सतह पर रुक जाएगा, ठीक। अगर ये प्लेन है तो पानी इसकी सतह पर रुक जाएगा। और अगर हम बात करें किसकी, यही सतह को हम कुछ इस तरह से बना दें, ठीक है, इसी सतह को हम इस तरह से बना दें और इस सतह को हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये जो पानी है अब इस सतह पर हम डालना शुरू करेंगे। तो ये पानी क्या यहाँ पर ही रुका रहेगा या ये इधर की तरफ को चलना शुरू कर देगा? ये पानी इस ढाल की तरफ को चलना शुरू कर देगा। ऐसा क्यों हुआ? एक यहाँ से प्रॉपर्टी हमने जानी, जो पानी है, पानी कहाँ से बहता है? पानी ऊंचे स्थान, यानी जल जो है वो हाई लैंड से, यानी ऊंचे स्थानों से निचले स्थानों की तरफ बहता है, ठीक है। ऊंचे स्थान से कहाँ जाता है? निचले या नीचे वाले स्थानों की तरफ जाता है, ठीक है। निचले स्थान की तरफ बहता है, या कह सकते हैं उच्च स्तर से निम्न स्तर की तरफ चलता है, हाई लेवल से लो लेवल की तरफ पानी जाता है। ये समझ में आ गया होगा आपको, ठीक। तो इसका मतलब नदियों का कॉन्सेप्ट भी वही है। नदियों में पानी क्यों बहता रहता है? इसलिए बहता रहता है क्योंकि जो नदियां हैं, नदियों का पानी जो बह रहा है, इसका मतलब जिस तरफ को नदियां बह रही हैं वहां का स्तर नीचा होते जा रहा है और वो इस स्तर को पकड़ने की कोशिश करती हैं। जो निचला स्थान है, जहां भी नदियां एंड हो रही हैं, वो जाहिर है कि वो स्थान निचला है, इसलिए नदियां बह बहकर उस स्थान की तरफ जा रही होती हैं। अगर ये प्लेन जगहों पर बहती हैं, प्लेन जगहों पर होती, तो पानी वहीं रुका रहता, कहीं जाता ही नहीं। तो याद रखिए। और ये भी चीज़ है, जब नदियाँ जो हैं ऊंचे स्थानों से निचले स्थानों की तरफ बहती हैं, तो जाहिर है कि नदियों का जो उद्गम है, जो हमारी नदियों का जो उद्गम है, जो इसको ओरिजिन कहेंगे, नदियाँ कहाँ से निकलती हैं, ये बेसिक फंडामेंटल्स हैं। इसको कोई नहीं बताता क्लासेस में, याद रखिए, इनको कोई नहीं बताता इन पॉइंट्स को क्लासेस में। ये आपको समझना होगा, ये हमारे टॉपिक से कैसे रिलेट करेगा अभी आपको समझ में आएगा। तो ऊंचे स्थान क्या क्या हो सकते हैं? ऊंचे स्थान मैंने आपको बताया, इसलिए हमने आपको जो पर्वत हैं, ठीक है, जो पहाड़ हैं, वो क्या होते हैं? ऊंचे स्थान। और जो ग्लेशियर होते हैं, ग्लेशियर वो क्या होते हैं? ऊंचे स्थान। ग्लेशियर ऊंचे स्थान। और साथ ही पठार क्या होते हैं? ऊंचे स्थान, ठीक।
पर्वत इस तरह के होते हैं, इनकी पीक जो है चोटी बनी होती है, ठीक। ग्लेशियर क्या होते हैं? ग्लेशियर होते हैं जो पहाड़ होते हैं, एक्चुअली वो बर्फ से ढके होते हैं, बर्फ के पहाड़ होते हैं। और ये जो बर्फ जो है इन पर जमी रहती है, इसमें बहुत सारी बर्फ जमी रहती है और पिघलती भी रहती है। जब ये ग्लेशियर के ऊपर बर्फ है, बर्फ के पहाड़ों को ग्लेशियर बोला जाता है, ठीक है। और जब ये पहाड़ पिघलते रहेंगे तो क्या होगा? ये पहाड़ पिघलने का मतलब है पहाड़ों के ऊपर की जो ग्लेशियर के ऊपर की जो बर्फ है ये पिघलती रहेगी, तो ये पानी नीचे नीचे की तरफ ही आएगा, ऐसा तो नहीं ऊपर चला जाएगा, क्योंकि निचला स्थान चाहिए इसको। तो जहां भी इसको नीचे का स्थान मिलता जाएगा, ये बर्फ का पानी, इन ग्लेशियर का पानी बहता हुआ निचले स्थानों की तरफ आता चला जाएगा। और हमारे देश में ऊंचे स्थान कहाँ पर है? हिमालय पर्वत। हिमालय पर्वत का मतलब, हिम का मतलब ही बर्फ है, वहां पर क्या है? बर्फ जमी हुई है हिमालय पर्वत में, और वो बर्फ जो है कॉन्टिन्यूसली पिघलती रहती है। कॉन्टिन्यूसली पिघलने का मतलब है वहां से पानी चलते रहता है, और वहीं से उन ग्लेशियर से जो पानी चलता हुआ आता है वो तो ऊंचे स्थान है। अब पानी को तो चाहिए निचला स्थान। निचले स्थान कहाँ है? हमारी तरफ, जहां पे अभी हम हैं। भारत के जिन राज्यों में अगर आप हैं और आपके गांवों या शहरों से कोई नदी बह रही है, समझ जाइए कि आप निचले स्थान की तरफ हैं, और नदी अगर आगे और बढ़ती जा रही है, इसका मतलब वो निचले स्थानों की तरफ जा रही है। तो एक चीज़ हमें समझ में आई, जैसे गंगा नदी को लीजिए। गंगा नदी कहाँ से निकलती है? गंगोत्री ग्लेशियर से, यानी गोमुख ग्लेशियर से निकलती है। कौन सी नदी? गंगा नदी। अब वहाँ से निकल रही, गोमुख ग्लेशियर है भाई, ऊंचा स्थान है, वहाँ से निकलती हुई कहाँ पर आती है? उत्तराखंड में बहती है। उत्तराखंड के बाद वो उत्तर प्रदेश में प्रवेश कर जाती है। उत्तर प्रदेश में प्रवेश करने के बाद वो झारखंड, बिहार होते हुए पश्चिम बंगाल के बाद बंगाल की खाड़ी, इसका मतलब बंगाल की खाड़ी सबसे निचला स्थान है, ठीक है। जो ये लैंड वाले एरिया हैं, जो महाद्वीप हैं, ये क्या है? ये उस महासागर ओशन से ऊपर उठे हुए भाग हैं, तभी तो वो नदियाँ उनकी तरफ जा रही हैं, ऊंचे स्थानों से नीचे स्थानों की तरफ, ठीक। समझ में आया? पठार क्या होते हैं? पठार भी ऊंचे स्थान होते हैं, और ये कुछ हाइट पर जाकर पठार क्या होते हैं? कुछ हाइट पर जाकर पठार समतल हो जाते हैं, कुछ हाइट पर जाकर पठार समतल हो जाते हैं। तो पर्वतों से, ग्लेशियर से, पठारों से, इन सभी जगहों से क्या होते हैं? पानी का उद्गम, नदियों का उद्गम होता है। चलिए, ये तो कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया, ठीक। अब ऐसा तो है नहीं कि खाली एक ही ग्लेशियर है, उससे एक ही नदी चलती आ रही हो। अब आपने हिमालय में देखा कितने सारे ग्लेशियर हैं, हिमालय में कितने सारे ग्लेशियर हैं, कितने सारे पहाड़ हैं। तो एक पहाड़ मान लीजिए काफ़ी दूर है, दूसरा पहाड़ है, तो ये वाली जो नदी, ये वाला जो पानी आ रहा था, ये नदी का पानी इस तरह से आ रहा था, ठीक। इसको हटा देते हैं पहले वाले को, ठीक है। ये इस तरह से आ रहा था। अब ये दूसरा ग्लेशियर है, इसका पानी आकर के इसको निचला स्थान इसको भी चाहिए, तो ये जिस निचले स्थान की तरफ है, ये आसपास इसके ग्लेशियर है कोई काफ़ी थोड़ी दूरी पर ही, तो ये ग्लेशियर का पानी ये भी निचले स्थान की तरफ जाएगा। और ये वाला जो ग्लेशियर का पानी है, ये जब इस वाली धारा को ज्वाइन कर लेगा, ये जो आ रही थी यहाँ से पानी की, तो इसको बोलेंगे हम सहायक नदी, ठीक है। इसको हम बोलते हैं सहायक नदी या ट्रिब्यूटरी। तो ऐसी नदी जो किसी मुख्य जलधारा में अपना जल गिरा देती है, वो सहायक नदी कहलाती है, ट्रिब्यूटरी कहलाती है। 2 से 3 पॉइंट हमने डिस्कस किए हैं, आइए अब समझते हैं। तो एक नदी तो है नहीं, हमारे देश में क्या है? नदी है, और नदियों से जुड़ी हुई कई सारी नदियाँ हैं। तो एक मुख्य नदी है, और उसके अलावा जो उनकी सहायक नदियां हैं, सहायक नदियां उन नदियों को बोलते हैं जो किसी मुख्य नदी में अपना जल गिरा देती हैं। जैसे ये नदी इस ग्लेशियर से निकली और इसने किसी दूसरी जलधारा में अपना जल मिला दिया, एक और जलधारा ने अपना ही जल इस वाली में मिला दिया, इसी नदी में एक और जलधारा ने इसी में अपना क्या मिला दिया? जल मिला दिया। तो ये क्या कहलाएंगी? ये कहलाएंगी हमारी सहायक नदियां या ट्रिब्यूटरीज। समझ में आ गया होगा। अब इनकी डेफिनेशंस को देख लेते हैं, आइए इस पर। यहां समझिए, नदी बहते हुए जल की जो प्राकृतिक धारा है, अ नेचुरल फ्लोइंग स्ट्रीम ऑफ वाटर, बहते हुए जल की प्राकृतिक धारा क्या कहलाएगी? ये कहलाएगी आपकी नदी या रिवर। अब अपवाह तंत्र क्या है या ड्रेनेज सिस्टम क्या है जिसकी हम बात कर रहे हैं? ड्रेनेज सिस्टम, जो कोई भी नदी है, अब किसी भी देश में ऐसा है, एक नदी है, ऐसा तो नहीं कि कोरी नदी जा रही होगी, उसमें बहुत सारी जलधाराएं आपस में आकर के मिल रही होंगी, उन जलधाराओं को नाम दिया गया सहायक नदियां। तो किसी नदी तथा उसकी सहायक नदी, किसी नदी तथा उसकी सहायक नदियों या सहायक नदियों की जो धाराएं होती हैं, उनके द्वारा निर्मित जो जल प्रवाह, प्रवाह का मतलब होता है फ्लो होना, बहना, जो जल के बहने की व्यवस्था है, ठीक है। किसी नदी और उसकी सहायक नदियों से निर्मित जो जलधारा है या जल प्रवाह की व्यवस्था जो बन जाती है, उसको अपवाह तंत्र बोलते हैं, ड्रेनेज सिस्टम बोलते हैं। इसको अंतिम रूप से हम ये कहेंगे कि जो नदी है और इसकी जो सहायक नदियों का जाल हमारे देश में किसी देश में फैला होता है, वही अपवाह तंत्र होता है, वही ड्रेनेज सिस्टम होता है। एन अरेंजमेंट, एक व्यवस्था ऑफ वाटर फ्लो क्रिएटेड बाय रिवर्स एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज। बिल्कुल सिंपल है, क्लियर हो गया होगा आई होप, ठीक है। तो इसको ऐसे आप देख सकते हैं, कोई ये मुख्य नदी है एक, ये किसी ऊंचे स्थान से निकल रही थी ये नदी, यहाँ ये ग्लेशियर है, ये ग्लेशियर पिघला और ये पूरी नदी जो है बहती हुई निचले स्थानों की तरफ चलती चली गई। और इसमें दूसरी
अलग दूसरे ग्लेशियर से निकली हुई जलधारा इसमें पानी ऐड कर रही है, यहाँ से गिरी जलधारा इसमें पानी ऐड कर रही है, इस दूसरे ग्लेशियर से निकली जलधारा यहाँ पर किस में ऐड हो जा रही है, इस मुख्य नदी में ऐड होती चली जा रही हैं। तो ये क्या कहलाएंगी हमारी, ये वाली कहलाएंगी सहायक नदियाँ, ये सहायक नदी, सहायक नदी, सहायक नदी, ये कहलाएगी हमारी मुख्य नदी। मुख्य नदी क्या होगी, जिसमें बहुत सारी नदियाँ अपना जल मिला रही होंगी, तो जिसमें मिला रही होंगी वही कहलाएगी मुख्य नदी, मेन रिवर आपकी, ठीक। और बाकी जो उसमें जल अपना ऐड कर रही होंगी वो सहायक नदी। सिंपल है। नदियों के क्या क्या उपयोग होते हैं, प्राचीन काल से इसका उपयोग होते आ रहे हैं नदियों का। आपने देखा जो सिंधु घाटी की सभ्यता थी, सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों के आसपास के क्षेत्रों में जो बसे लोग थे वो क्या था, नदियों के जल पर, या आप कह सकते हैं नदियों को बड़ा स्रोत मानते थे। एक तो पीने के पानी की जो व्यवस्था है, जो नदियों का जल होता है वो क्या होता है, पेयजल के रूप में उसका प्रयोग किया था, उस पानी को पिया जाता है। इसमें क्या होते हैं, भाई एक नदी चलती है तो अपने साथ बालू, पत्थर, कंकड़, ये इन सबको हम बोलते हैं अवसाद, सेडिमेंट्स, इनको साथ बहा करके लेकर के चलती है। जहां से वो आ रही होती है, मान ली पर्वतों से आ रही है तो पर्वतों की चट्टानों की जड़ों को काट काट कर छोटे छोटे पीसेस, टुकड़े अपने साथ बहा करके लेके आती है। सैंड है, कंकड़, पत्थर, बालू, इन सब का स्रोत होती है, ये लेके आती है। आपने आज भी देखा होगा जो घर हमारे बनते हैं उन घरों में जो बालू रेत लगती है, जो बालू रेत लगती है वो कहाँ से आती है, वो रिवर से निकलती है। गंगा नदी का एक एग्जांपल ले सकते हैं हम, ठीक है। वहाँ से क्या है, बालू मिट्टी या बालू रेत को निकाला जाता है, जो हमारे घरों में प्लस्तर आपने देखा होगा, उसको कह सकते हैं, उनमें कराने में काम आता है। भोज्य पदार्थ आप जो है खाने के लिए जो है मछली हैं, ठीक है, नदी के अंदर मछलियाँ मिलेंगी, बहुत सारे कछुए मिलेंगे, तो ये क्या है, ये भोज्य पदार्थ के रूप में। और उस नदी के पानी का हम सिंचाई के रूप में अपनी कृषि में उस पानी का उपयोग करेंगे। कृषि में डायरेक्टली नदी का पानी कैसे डालेंगे, ये नदी एक जा रही है, आपका गांव यहाँ पर है, यहाँ पर इसकी व्यवस्था नहीं है, तो इस नदी के पानी को आप क्या करेंगे, इस नदी के पानी को काट कर इस गांव में भेजेंगे। तो इस एक रास्ता आपको देना पड़ेगा इस पानी के लिए, जो क्या कहलाएगा, नहर। तो नहर किससे जुड़ी होती हैं, नदियों से जुड़ी होती हैं, ठीक। अगला है, इन्हीं से आजकल जो पानी है, पानी से आपको पता है विद्युत उत्पादन किया जाता है, जल विद्युत उत्पादन किया जाता है, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जिसे हम बोलते हैं, ठीक है। ये इसके यूजेस हो गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे किसकी, अब हम बात करेंगे भारत की नदियों की। भारत की नदियां जो होती है, रिवर्स ऑफ इंडिया की अगर हम बात करें तो रिवर्स ऑफ इंडिया, भारत में बहने वाली जो नदियां हैं वो दो प्रकार की नदियां होती हैं। एक है हिमालयी नदी, हिमालयन रिवर्स, या आप कह सकते हैं जिनका ओरिजिन हिमालय पर्वतों से होता है। दूसरी है प्रायद्वीपीय नदियां, इनको बोलते हैं पेनिनसुलर रिवर्स, ठीक है। अब इनको समझ लेते हैं कि इनका मतलब क्या है। जो हिमालयी नदियां हैं, वो हिमालय से निकलती हैं, और हिमालय में ग्लेशियर मतलब बर्फ के पहाड़, बर्फ के पहाड़ों का मतलब बर्फ का कॉन्टिन्यूसली पिघलना, और ये बर्फ के पहाड़ हमेशा पूरे साल भर जो है ये पिघलते रहते हैं। इसका मतलब जो ये नदियां होंगी हिमालय से निकलने वाली, वो पूरे साल भर पानी उनमें बना रहता है, ठीक है। इसलिए इनको सदा नीरा रिवर्स बोलते हैं, पेरिनियल रिवर्स, जो हमेशा पानी बहता है। तो ये मुख्यतः जो हिमालय से निकलने वाली जो नदियां हैं, अगर हम इनकी बात करें, ये क्या होती हैं, ये पश्चिम की ओर बहती हैं, ठीक है, पश्चिम की ओर बहती हैं, ठीक है, पश्चिम की ओर बहती हैं। तो जैसे गंगा रिवर है, इस पॉइंट को हम अलग रखेंगे। पश्चिम में बहने वाली जो नदियां हैं वो अभी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। पहले हम बात करते हैं, जो गंगा नदी है ये क्या है, ये एक हिमालयी नदी है, याद रखिएगा। हिमालय में जो गंगोत्री ग्लेशियर है वहाँ से निकलती है। सिंधु नदी क्या है, ये हिमालय से निकलती है। ब्रह्मपुत्र नदी क्या है, हिमालय से निकलती हैं। तीनों नदियाँ, इन नदियों में जो पानी है वो क्या है, पूरे वर्ष भर इनमें पानी जल बना रहता है, कभी ये सूखती नहीं है ये नदियाँ, ठीक। तो अभी आप याद रखिए। और जो पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां हैं उनको मैं आपको अलग से भी डिस्कस करता हूं। और जो प्रायद्वीपीय नदियां हैं, पेनिनसुलर रिवर्स हैं, वो एक्चुअली क्या होती हैं, ये मौसमी नदियां होती हैं, सीजनल रिवर्स होती हैं, ठीक। ये वाली जो नदी थी, इनमें जो पानी आ रहा था, जो पानी का स्रोत था इनमें, हिमालयी नदियों में, एक तो ग्लेशियर्स के पिघलने से पानी आ रहा है इसमें, और दूसरा वर्षा का जल भी ऐड होता रहता है इनमें, ठीक है। तो दो सोर्स हैं इनके। अगर खाली इन नदियों को देखेंगे, प्रायद्वीपीय नदियों को, तो जब बारिश का मौसम होता है तभी इनमें जल रहता है, बाकी टाइम पर ये नदियां सूखी रहती हैं, ठीक है। तो ये सीजनल रिवर्स इनको बोला जाता है। तो कौन सी नदियां हैं सीजनल रिवर्स, ये हैं प्रायद्वीपीय नदियां, ठीक है। और अगर हम देखें पेरिनियल रिवर्स की बात अगर हम करेंगे, तो यहां तक होगी पेरिनियल, ये दोनों प्रायद्वीपीय नदियों का मतलब समझ में आ गया आपको, और हिमालयी नदियों का। अब हम देखेंगे जो कुछ नदियां ऐसी हैं जो पूर्व की ओर बहती हैं, कुछ नदियां ऐसी हैं जो पश्चिम की ओर बहती हैं, ठीक है। ये है हमारा भारत, ठीक। भारत का ये हिस्सा क्या है, भारत का ये पूर्वी हिस्सा है, ये भारत का पश्चिमी हिस्सा है, ठीक। तो भारत के पश्चिम में यहाँ क्या है, अरेबियन सी है, यहाँ पर अरब सागर है ये पूरा,
ठीक है, ये अरब सागर है। और अगर इधर की बात करें, इधर है बंगाल की खाड़ी, ठीक है, बे ऑफ बंगाल, ठीक है, बे ऑफ बंगाल। तो ये बंगाल की खाड़ी इधर है। तो कुछ जो नदियां हैं, वो नदियां किस तरह से फ्लो हो रही हैं, जैसे सिंधु नदी है। सिंधु नदी कहाँ से, तिब्बत से निकल करके इस तरह से आई, पाकिस्तान होती हुई भारत में, लद्दाख में होती, वो अरब सागर में अपना जल गिरा दे रही है। ठीक है, तो ये क्या है, अगर ये इधर को आ रही तो ये पश्चिम की ओर बह रही है। जो नदियां अपना जल कहाँ गिराएंगी, अरब सागर में गिरा देंगी, वो कहलाएंगी, क्योंकि अरब सागर कहाँ है, पश्चिम में, वो कहलाएंगी पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां। तो अरब सागर में गिरने वाली नदियों को भी हम ये कहते हैं कि वो नदियां क्या हैं, पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां हैं। कुछ नदियां जैसे महानदी, कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, ये नदियां बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती हैं। तो बंगाल की खाड़ी कहाँ है, पूर्व में, तो हम कहेंगे पूर्व की ओर बहने वाली नदियां या बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराने वाली नदियां। ठीक, इन नदियों को हमने ऐसे लिस्ट किया है। तो ये महानदी, कृष्णा नदी, कावेरी नदी, गोदावरी नदी, ठीक है, स्वर्ण रेखा नदी, ये रिवर्स क्या है, ये क्या है, बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती हैं। तो यही कहलाएंगी क्या, पूर्व की ओर बहने वाली नदियां, ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स, ये कहलाएंगी। इधर आइए, एक माही रिवर, लोनी रिवर, नर्मदा रिवर, ताप्ती रिवर और ये साबरमती रिवर, ये क्या है, ये ऐसी नदियां हैं जो अपना जल कहाँ गिराती हैं, अरब सागर में गिराती हैं। तो ये क्या है, वेस्ट फ्लोइंग रिवर हैं, या इन्हीं को बोलते हैं हम अरब सागर में गिरने वाली नदियां। तो दो नाम से आपको अगर पूछेगा, वेस्ट फ्लोइंग रिवर के बारे में पूछेगा, तब भी उत्तर वही रहेगा। चलिए, मैं फ्रेम से बाहर हूं, इसके लिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो हमने बात की किसकी, जो वेस्ट फ्लोइंग रिवर हैं, वेस्ट फ्लोइंग रिवर हैं वो क्या है, अरब सागर में गिरने वाली नदियां हैं। और जो ईस्ट फ्लोइंग रिवर हैं वो बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां हैं। ये आपको समझ में आ गया, इसमें ज़रा से भी आपको तकलीफ नहीं हुई होगी। ठीक है, तो अगर हम आज डिस्कस करना शुरू भी करें तो आज हम यहाँ पर पहले क्या पढ़ेंगे। अब देखिए, भारत में आपसे जो है नदियों की लंबाई के बारे में एक प्रश्न बनता है, नदियों पर कंपैरिजन करा लेता है कि भारत में सर्वाधिक लंबी नदी कौन सी है। ये प्रश्न का उत्तर आपको आना चाहिए। देखिए, अब हम देखते हैं, एक तो है, अगर देखें हम ब्रह्मपुत्र नदी, हमारे भारत में जो नदियां बहती हैं, हम पहले उनकी बात कर ले रहे हैं। जो ब्रह्मपुत्र नदी है, ये तीन देशों में बहती है, सॉरी, एक तो चीन में बहती है ये नदी ब्रह्मपुत्र नदी, चाइना में बहती है, भारत में बहती है, बांग्लादेश में। कुल मिलाकर के ब्रह्मपुत्र नदी 3 देशों में बहती है। ठीक, और कुल अगर देखें, कुल मिलाकर के कुल कितनी लंबी है ये नदी तीनों देशों में, 2900 किलोमीटर इसकी लंबाई है। कुल लेंथ इस नदी की 2900 किलोमीटर होती है। लेकिन भारत में अगर आप देखोगे, तो भारत में ब्रह्मपुत्र नदी जो है कितनी दूरी तक बहती है, ये 916 किलोमीटर। ठीक है, लगभग एक तिहाई ही ये भारत में फ्लो होती है। दूसरी नदी है सिंधु नदी। सिंधु नदी भी जो है, अगर हम बात करें तो चीन में बहती है, हिंदुस्तान में, भारत में बहती है और पाकिस्तान, ये भी 3 देशों में ही बहती है सिंधु नदी। इनको मैं आगे एक एक करके डिटेल में डिस्कस करूंगा, ये नदियां और इनके कौन कौन सी सहायक नदियां कहाँ कहाँ फ्लो होती हैं, कितने देशों में फ्लो होती हैं, कितने राज्यों में फ्लो होती हैं। तो सिंधु नदी की कुल लंबाई तीनों देशों में 2880 किलोमीटर है। तो ब्रह्मपुत्र नदी से कम है इसकी लंबाई, तो ये इससे छोटी है कुल लंबाई। लेकिन भारत में सिंधु नदी की जो कुल लंबाई देखने को मिलती है वो 1114 किलोमीटर मिलती है, 1114 किलोमीटर मिलती है। तो इसमें क्या हुआ, एक तरीके से जो गंगा नदी है, अब आते हैं गंगा नदी पर। ठीक है, गंगा नदी की जो लंबाई है वो 2525 किलोमीटर है। और गंगा नदी एक तो भारत में बहती है, भारत में के बाद वो बांग्लादेश में बहती है। तो सबसे लंबी अगर हम देखें, इन तीनों में भी आप देख रहे हैं, तो भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी हुई, गंगा नदी हुई। गंगा नदी के बाद नंबर आता है, दूसरी सबसे लंबी नदी भारत की गोदावरी नदी है, जिसका 1465 किलोमीटर क्या है, इसकी लंबाई है। ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये बड़ा बेसिक प्रश्न है। पहला ही प्रश्न बनता है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, गंगा नदी। भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी हुई वो कौन सी है, गोदावरी नदी। ये बेसिक डिफरेंस आप जान गए होंगे, आई होप ये आपको क्लियर भी होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और इसमें अगर हम बात करें, अब हम पढ़ना शुरू करेंगे। इसमें यहाँ पर आप देख सकते हैं पहले। ठीक है, इन रिवर्स को मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। पहले ये नदी है, इनको अलग अलग सेपरेटली मैं बताऊंगा। भारत के मैप पर बता दे रहा हूं कौन कौन सी नदी है। ये इंडस नदी है, इंडस नदी यहां से निकलती है। ये कौन सी जगह है, ये तिब्बत का पठार है। ठीक है, यहाँ पर चाइना है, चाइना में है तिब्बत का पठार, यहीं से ये नदी ओरिजिन होती है। ठीक है, ये ग्लेशियर है यहाँ पर, ये भारत में प्रवेश कर जाती है लद्दाख में, और लद्दाख में पूरे फ्लो होने के बाद में ये पाकिस्तान में प्रवेश कर जाती है। पूरे पाकिस्तान में फ्लो होने के बाद अरब सागर में गिर जाती है सिंधु नदी, इंडस नदी। इसको ज्वाइन करती है चेनाब नदी, इसको ज्वाइन करती है रावी नदी,
इसको ज्वाइन करती है सतलज नदी, इसको ज्वाइन करती है व्यास नदी। इन सब की कंबाइंड जलधारा मिल जाती है किसमें? इंडस नदी में। तो ये इंडस नदी मुख्य नदी है और चेनाब, झेलम, सतलज, व्यास, रावी ये सब इसकी सहायक नदियां हैं सिंधु नदी की। इधर अगर हम बात करें, गंगोत्री ग्लेशियर से एक नदी निकलती है जिसका नाम है गंगा नदी। ठीक है, गंगा नदी ये उत्तराखंड में, ये भारत में ही इसका ओरिजिन है, उत्तराखंड से। उत्तराखंड के बाद ये उत्तर प्रदेश में आती है, उसके बाद बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल के बाद ये कहाँ पहुंचेगी? बांग्लादेश में। बांग्लादेश में गंगा नदी को पद्मा कहा जाता है और ये फिर बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिरा देगी। गंगा को ज्वाइन करती है उत्तराखंड से एक और यमुनोत्री ग्लेशियर है, यहीं से एक नदी निकलती है यमुना नदी, जो कि प्रयागराज में जाकर इसको ज्वाइन कर लेती है। ये गंगा की सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी है। इसके अलावा चंबल नदी और दूसरी नदी बेतवा नदी, ये सारी नदियां ज्वाइन करती हैं यमुना को। तो ये यमुना की सहायक नदियां हुई। ठीक, और इधर रामगंगा है, गंडक है, सोन है, गोमती नदी है। ये सारी नदियां किसको ज्वाइन करती हैं? ये गंगा को। तो ये गंगा की सहायक नदी। ठीक, तो ये गंगा नदी तंत्र अपना सेपरेट नदी तंत्र है। इस सिंधु नदी तंत्र पूरा सेपरेट तंत्र है। सिंधु नदी तंत्र का मतलब है सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियां। ब्रह्मपुत्र नदी का मतलब है ब्रह्मपुत्र नदी और उसकी सहायक नदियां। गंगा नदी का मतलब है गंगा नदी और उसकी सहायक नदियां। ये हमको पढ़नी है इतने। ठीक है, चलिए अब अगला है ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी चाइना में आ रही है, तिब्बत से होकर के अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है, फिर असम में आकर के ये कहाँ पर आ जाती है? बांग्लादेश में। तो बांग्लादेश में दोनों जो पद्मा नदी थी यानी जो गंगा नदी थी और जो ब्रह्मपुत्र नदी, ये कंबाइंडली फ्लो होकर के ये अपना जल कहाँ गिराती हैं? इस बंगाल की खाड़ी में। हम देखेंगे सेपरेटली कैसे हमको पढ़ना है। आज मैं इसको मैप पर आपको दिखा देता हूँ कौन सी नदी किधर से किधर को बह रही है। तो अरब सागर की तरफ कौन सी नदी बह रही है? इंडस नदी। कैसी है ये? पश्चिम की ओर बह रही है। नर्मदा नदी यहाँ से निकल रही है। ठीक है, नर्मदा नदी बीच भारत से निकल रही है। जाहिर है यहाँ ऊंचे पहाड़ होंगे यानी पर्वत होंगे। यहाँ पर देखेंगे कौन से पर्वत से निकलती है। निकलते हुए ये किस तरफ फ्लो हो रही है? ये इधर को आ रही है। तो ये क्या मतलब है इसका? अरेबियन सी में अपना जल गिरा रही है अरब सागर में। तो ये पश्चिम की ओर बहने वाली नदी। तापी नदी क्या है? पश्चिम की ओर बहने वाली नदी। गोदावरी नदी यहाँ से ओरिजिन हो रहा है। यहाँ से ओरिजिन क्यों हो रहा है इसका? क्योंकि यहाँ पर क्या है? पश्चिमी घाट की पहाड़ियाँ हैं। पहाड़ियों से नदी निकलती है गोदावरी और ये इधर चलती है। महानदी इधर चलती है बे ऑफ बंगाल में। तो ये क्या है? ये पूरब की ओर बहने वाली नदियां हैं। ठीक है, तो ये पूरब की ओर बहने वाली नदियां आ गई आपके सामने। तो ये पूरब की ओर बहने वाली नदियां आ गई। एक लुक आपको मैं दिखा देता हूं इन नदियों का। गोदावरी नदी, कृष्णा नदी, कावेरी नदी। तो आपको ये आइडिया लग गया कौन सी नदी पूरब की तरफ बह रही है, कौन सी नदी पश्चिम की तरफ बह रही है। तो ये एरो जिधर की तरफ लगा है ये उधर की ओर बहने का निशान होता है। ठीक है, इधर को निशान है तो इधर की तरफ बह रही हैं। ठीक है, तो ये बे ऑफ बंगाल है, बंगाल की खाड़ी में ये अपना जल गिरा रही हैं। ये क्या है? ये अपनी अरेबियन सी में जल गिरा रही हैं। अलग अलग राज्यों में बहुत सारी नदियां हैं, नदी तंत्र हैं, इनको हम डिस्कस करना शुरू करेंगे आपसे। ठीक है, तो इसके अगले सेशन में हम जो शुरुआत करेंगे ये इसका जो हम इसी टॉपिक में हम जो है गंगा नदी तंत्र जो है हमारा अगला टॉपिक रहेगा इसमें। चलिए